बहुत साल पहले एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बहुएं थीं। समय रहते सेठ जी ने अपनी बहुओं की शादी समय से कर दी। एक बार सातों अपना काम खुद ही करती थीं। वह खेत में मिट्टी लाने गई। खुरपी से मिट्टी निकाल रही थी, तभी सबसे बड़ी बहू को एक नाग दिखाई दिया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी से मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल है, इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम तक मिट्टी खोदते हैं, आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगीं और कुछ दिन बाद घर चली गई। सभी के दिमाग में नाग वाली बात निकल गई थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वे तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहां देखा तो वो नाग पर सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया, कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, इस बात के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो आज तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन होगी। अब तुम अपने भाई के लिए कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना कह सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग से बोला, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो। अब हमेशा मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहू भी अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उसके मन में विचार आया कि बहू का कोई भाई ही नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में बहन को अपने घर ले जाने की बात की। सेठ ने उसकी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरी पूँछ पकड़कर पीछे पीछे चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहां एक तरफ सोना चांदी और कीमती सामान थे। वही नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। यह सब देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया और नाग से किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को पता नहीं था कि दूध गर्म नहीं पी सकता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान हो गईं। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू के कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो बहुत सोना पैसा है, वह तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बाद से तो पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। तभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उस हार को जो भी देखता वही उस पर मोहित हो जाता। धीरे धीरे से हीरे का हार की खबर राज की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खूब अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू के अपने भाई को उसके बारे में बताया। गुस्से में उसका नाग भाई ने रानी के गले
के हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को महल में बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी की छोटी बहू को बताया कैसे हार उसके गले में बनकर गया था और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया था। इसे कोई दूसरा इंसान नहीं डालेगा, वह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को डाला, वो दोबारा हीरे के हार में उतर कर बदल गया। महारानी ने ये सब देखते हुए खूब अपनी आंखों से देखा तो हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात में यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ ले जाने के लिए दिया। ये सब होने के बाद रानी ने छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा किया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण, धन, ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना धन दौलत और सोने के सिक्के नहीं देता है। पता करो कि आखिर मामला क्या है। भाभी ने अपनी पत्नी के बारे में इतना सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो जाता है। उनकी इस हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपनी पत्नी से ऐसा सब सुनने के बाद वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई को मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आया। फिर क्या था, नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को दोबारा जेवरात, दूसरे तोहफे, पैसे दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी की तरह का शक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही अच्छी हूँ और अगर आगे से कभी भी दूसरे उसे कुछ गलत कहा तो उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये बातें सुन करके सेठ के बेटे ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं अपनी बहन को किसी भी तरह से दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वे सीधे घर गया और अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगा। इधर सेठ की छोटी बहू का हर तरह से सुरक्षित से अपने भाई की याद करती और उसकी परेशानी को दूर कर देगा। इसी तरह नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। अब आइए श्रवण करते हैं। इस तरह नाग पंचमी की कथा समाप्त होती है और नाग देवता अपनी बहन के ऊपर असीम कृपा करते हैं।